नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का अध्ययन करने जा रहे हैं। यदि आप अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि हर जीवित प्राणी लगातार अपने वातावरण के संपर्क में रहता है। उसके आसपास की परिस्थितियां हर समय बदलती रहती है और उसे उन परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि हम गलती से किसी गर्म वस्तु को छू लें तो हमारा हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। इसी प्रकार जब पौधों पर एक दिशा से सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वे उसी दिशा में झुकने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये सब केवल संयोग नहीं है, बल्कि हमारे शरीर और जीवों के भीतर मौजूद एक विशेष व्यवस्था का परिणाम है, जिसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। यह व्यवस्था जीवों को ये पहचानने में मदद करती है कि उनके आसपास क्या हो रहा है और उसके अनुसार उन्हें क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यदि किसी जीव में ये क्षमता न हो तो वह अपने वातावरण में होने वाले खतरों, अवसरों या परिवर्तनों को नहीं समझ पाएगा और उसका जीवित रहना कठिन हो जाएगा। बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग अंग और ऊतक मिलकर यह कार्य करते हैं। जानवरों में मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इस कार्य को संभालते हैं, जबकि पौधे रासायनिक संकेतों और वृद्धि संबंधी प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि नियंत्रण और समन्वय केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने वाली एक अत्यंत आवश्यक व्यवस्था है, जो जीवों को जीवित रहने, विकास करने और बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने में सहायता करती है। अब हम जानवरों में नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया को समझते हैं। विद्यार्थियों, जानवरों का शरीर अनेक प्रकार की गतिविधियां करता है, जैसे चलना, दौड़ना, भोजन करना, बोलना, देखना और सुनना। इन सभी कार्यों को सही समय पर और सही तरीके से करने के लिए शरीर में एक अत्यंत विकसित व्यवस्था होती है, जिसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये शरीर का संचार तंत्र होता है जो शरीर के विभिन्न भागों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। जब हमारे आसपास कोई परिवर्तन होता है, जैसे तेज आवाज सुनाई देना, किसी वस्तु का दिखाई देना या त्वचा पर गर्मी महसूस होना, तो सबसे पहले ये सूचना नर्वस सिस्टम तक पहुंचती है। इसके बाद ये प्रणाली उस सूचना का विश्लेषण करती है और तय करती है कि शरीर को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। फिर यह उचित निर्देश मांसपेशियों या ग्रंथियों तक भेजती है, जिससे प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके सामने अचानक कोई वाहन आ जाए तो आपकी आंखें उस वाहन को देखती हैं, मस्तिष्क स्थिति को समझता है और तुरंत आपके पैरों को पीछे हटने का आदेश देता है। ये पूरी प्रक्रिया कुछ ही क्षणों में पूरी हो जाती है। इस तेज प्रतिक्रिया के कारण हम अनेक दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण घटक न्यूरॉन होता है। यह एक विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिका होती है जो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संदेश पहुंचाने का कार्य करती है। शरीर में लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, जो मिलकर एक विशाल संचार नेटवर्क बनाते हैं। इन्हीं के माध्यम से हमारा मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और शरीर के अन्य अंग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यदि नर्वस सिस्टम सही प्रकार से कार्य न करे तो शरीर की गतिविधियां प्रभावित हो जाएंगी और व्यक्ति सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा। इसलिए ये प्रणाली शरीर के नियंत्रण और समन्वय का सबसे महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है। विद्यार्थियों, अब प्रश्न यह उठता है कि हमारे शरीर को ये पता कैसे चलता है कि वातावरण में कोई परिवर्तन हुआ है? आखिर शरीर तक सूचना पहुंचती कहां से है? इसका उत्तर है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर और वातावरण के बीच सूचना का पहला संपर्क स्थापित करती हैं। इन्हें हम शरीर के प्रहरी या चौकीदार भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लगातार वातावरण पर निगरानी रखते हैं। जब भी वातावरण में कोई परिवर्तन होता है, जैसे प्रकाश, ध्वनि, गंध, स्वाद या तापमान में बदलाव, तो सबसे पहले रिसेप्टर्स ही उसे पहचानते हैं। इसके बाद वे उस जानकारी को विद्युत संकेतों अर्थात इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बदल देते हैं और उसे मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी तक भेज देते हैं। वहां इस सूचना का विश्लेषण किया जाता है और उचित प्रतिक्रिया तैयार की जाती है। यदि हमारे शरीर में रिसेप्टर्स न हो तो हम न देख सकते, न सुन सकते, न स्वाद पहचान सकते और न ही किसी खतरे को महसूस कर सकते। इसलिए वे जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स जीभ पर स्थित होते हैं और हमें मीठा, खट्टा, नमकीन तथा कड़वा स्वाद पहचानने में सहायता करते हैं। जब हम कोई भोजन खाते हैं तो यही रिसेप्टर्स स्वाद की जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं।
ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नाक में पाए जाते हैं और गंध को पहचानने का कार्य करते हैं। जब किसी फूल की सुगंध या किसी गैस की दुर्गंध हमारे पास पहुंचती है तो यही रिसेप्टर्स उसे पहचानते हैं। फोटो रिसेप्टर्स आंखों में स्थित होते हैं और प्रकाश को पहचानते हैं। इनके कारण ही हम अपने आसपास की वस्तुओं, रंगों और गतिविधियों को देख पाते हैं। यदि फोटो रिसेप्टर्स न हो तो दृष्टि संभव नहीं होगी। इसी प्रकार ऑडिटरी रिसेप्टर्स कानों में पाए जाते हैं और ध्वनि तरंगों को पहचानने का कार्य करते हैं। इनके कारण ही हम संगीत सुन सकते हैं, बातचीत समझ सकते हैं और किसी खतरे की आवाज को पहचान सकते हैं। इन सभी रिसेप्टर्स का कार्य केवल जानकारी एकत्र करना नहीं है, बल्कि शरीर को वातावरण के प्रति जागरूक बनाना भी है। वे हर क्षण हमारे आसपास हो रही घटनाओं की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाते रहते हैं। इस प्रकार रिसेप्टर्स शरीर और वातावरण के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं और नियंत्रण तथा समन्वय की पूरी प्रक्रिया की शुरुआत इन्हीं से होती है। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि रिसेप्टर्स के बिना कोई भी जीव अपने वातावरण को समझ नहीं सकता और उचित प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। अब तक हमने समझा कि हमारे शरीर में रिसेप्टर्स वातावरण से जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन ये जानकारी शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचती कैसे है? यह महत्वपूर्ण कार्य न्यूरॉन करता है। न्यूरॉन एक विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिका होती है जिसे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। जिस प्रकार एक भवन ईंटों से बनता है, उसी प्रकार पूरा नर्वस सिस्टम लाखों करोड़ों न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। प्रत्येक न्यूरॉन का एक विशेष कार्य होता है, सूचना को प्राप्त करना, उसे आगे भेजना और शरीर के विभिन्न भागों को आपस में जोड़कर रखना। एक न्यूरॉन के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग डेंड्राइट्स होता है जो आने वाली सूचनाओं को प्राप्त करता है। दूसरा भाग सेल बॉडी होता है जिसमें न्यूक्लियस उपस्थित रहता है और यह कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तीसरा भाग एक्सन होता है जो सूचना को आगे ले जाने का कार्य करता है। जब कोई रिसेप्टर किसी उत्तेजना को पहचानता है तब शरीर में एक रासायनिक परिवर्तन होता है जिससे एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स उत्पन्न होता है। ये संकेत सबसे पहले डेंड्राइट्स तक पहुंचता है, फिर सेल बॉडी में जाता है और उसके बाद एक्सन के माध्यम से आगे बढ़ता है। एक्सन के अंतिम सिरे पर कुछ विशेष रसायन निकलते हैं जो अगले न्यूरॉन तक संदेश पहुंचाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि हमें इसका अनुभव भी नहीं होता। जब आप किसी वस्तु को देखते हैं, कोई आवाज सुनते हैं या किसी चीज को छूते हैं, तब असंख्य न्यूरॉन्स लगातार काम कर रहे होते हैं। वास्तव में हमारा सोचना, समझना, याद रखना और प्रतिक्रिया देना सब न्यूरॉन्स की अद्भुत कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। इसलिए न्यूरॉन को शरीर की सूचना प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण संदेशवाहक कहा जाता है। विद्यार्थियों, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि प्रत्येक न्यूरॉन एक अलग कोशिका है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश कैसे पहुंचता है? इसका उत्तर है साइनैप्स। साइनैप्स 2 न्यूरॉन्स के बीच मौजूद एक बहुत छोटा सा अंतराल या गैप होता है। देखने में यह अंतराल अत्यंत सूक्ष्म होता है, लेकिन इसकी भूमिका पूरे नर्वस सिस्टम में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक न्यूरॉन के एक्सन के अंतिम सिरे तक पहुंचता है, तो वह सीधे अगले न्यूरॉन में नहीं जा सकता, क्योंकि उनके बीच ये छोटा सा अंतराल मौजूद होता है। इस स्थिति में शरीर एक अद्भुत व्यवस्था का उपयोग करता है। एक्सन के अंतिम भाग से विशेष रसायन निकलते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमिटर्स कहा जाता है। ये रसायन साइनैप्स के गैप को पार करके अगले न्यूरॉन तक पहुंचते हैं और वहां एक नया इलेक्ट्रिकल इंपल्स उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार संदेश एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सफलतापूर्वक पहुंच जाता है। ये प्रक्रिया हर क्षण हमारे शरीर में लाखों बार होती रहती है। साइनैप्स का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह संदेशों के प्रवाह को नियंत्रित करता है और उन्हें एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ने देता है। इससे सूचना का आदान प्रदान व्यवस्थित रहता है और भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इसके अतिरिक्त साइनैप्स मस्तिष्क को सूचनाओं का विश्लेषण करने और उचित निर्णय लेने में सहायता करता है। जब हम कोई कठिन प्रश्न हल करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं या किसी परिस्थिति को समझते हैं, तब असंख्य साइनैप्सेस सक्रिय होकर सूचना का आदान प्रदान कर रहे होते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि साइनैप्सेस सही ढंग से कार्य न करें, तो शरीर की संचार व्यवस्था बाधित हो सकती है। इसलिए कहा जा सकता है कि साइनैप्स केवल 2 न्यूरॉन्स के बीच का एक छोटा सा गैप नहीं है, बल्कि यह वह महत्वपूर्ण पुल है जिसके माध्यम से पूरे शरीर में संदेशों का संचार संभव हो पाता है। अब हम नर्वस सिस्टम की एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया रिफ्लेक्स एक्शन को समझेंगे।
विद्यार्थियों, कई बार हमारे शरीर को इतनी तेजी से प्रतिक्रिया देनी पड़ती है कि सोचने के लिए समय ही नहीं होता। ऐसी स्थिति में शरीर एक विशेष व्यवस्था का उपयोग करता है जिसे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन किसी उत्तेजना के प्रति होने वाली तेज, स्वचालित और अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है। इसका अर्थ है कि यह प्रतिक्रिया बिना सोच विचार के स्वतः हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप गलती से किसी गर्म बर्तन को छू लें, तो आपका हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। इसी प्रकार आंख में धूल का कण प्रवेश करते ही पलकें झपकने लगती है, नाक में कोई उत्तेजक पदार्थ पहुंचने पर छींक आ जाती है और स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में लार बनने लगती है। इन सभी प्रतिक्रियाओं के लिए हमें जानबूझकर कोई आदेश नहीं देना पड़ता। शरीर स्वयं ही यह कार्य कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन का मुख्य उद्देश्य शरीर को संभावित नुकसान से बचाना होता है। यदि गर्म वस्तु को छूने के बाद मस्तिष्क पहले स्थिति का विश्लेषण करता और फिर प्रतिक्रिया देता, तो तब तक शरीर को गंभीर क्षति पहुंच सकती थी। इसलिए शरीर ने एक तेज सुरक्षा तंत्र विकसित किया है जो तुरंत कार्य करता है। ये प्रक्रिया हमें चोटों से बचाती है और जीवित रहने की संभावना बढ़ाती है। वास्तव में रिफ्लेक्स एक्शन हमारे शरीर का एक सुरक्षा कवच है जो हर समय हमारी रक्षा के लिए तैयार रहता है। ये दर्शाता है कि हमारा नर्वस सिस्टम केवल जानकारी भेजने और प्राप्त करने का ही कार्य नहीं करता, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत निर्णय लेकर शरीर की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। अब हम ये समझेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन वास्तव में शरीर के अंदर किस मार्ग से होकर पूरी होती है। इस विशेष मार्ग को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। जब कोई उत्तेजना अर्थात स्टिम्युलस हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है, तो सबसे पहले उसे रिसेप्टर पहचानता है। इसके बाद ये सूचना सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है। स्पाइनल कॉर्ड इस सूचना का तुरंत विश्लेषण करता है और बिना समय गंवाए मोटर न्यूरॉन को आदेश भेज देता है। मोटर न्यूरॉन ये संदेश संबंधित मांसपेशी या ग्रंथि अर्थात अफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाता है और तुरंत प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी गर्म वस्तु को छू लें, तो हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में मस्तिष्क के सोचने का इंतजार नहीं किया जाता। यही कारण है कि प्रतिक्रिया अत्यंत तेज होती है। रिफ्लेक्स आर्क का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह शरीर को खतरनाक परिस्थितियों से तुरंत बचाता है। ये प्रतिक्रिया समय को कम करता है, चोट लगने की संभावना घटाता है और जीवित रहने की संभावना बढ़ाता है। यद्यपि स्पाइनल कॉर्ड इस क्रिया का समन्वय करता है, फिर भी सूचना बाद में मस्तिष्क तक भेजी जाती है ताकि हमें पता चल सके कि वास्तव में क्या हुआ था। इसलिए रिफ्लेक्स आर्क हमारे शरीर की एक तेज और प्रभावी सुरक्षा प्रणाली है। विद्यार्थियों, अब हमें रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के बीच का अंतर समझना चाहिए, क्योंकि दोनों ही शरीर की गतिविधियां हैं, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली पूरी तरह अलग होती है। रिफ्लेक्स एक्शन एक अनैच्छिक अर्थात अनवॉलंटरी प्रतिक्रिया होती है, जबकि वॉकिंग एक ऐच्छिक अर्थात वॉलंटरी क्रिया होती है। जब हम चलते हैं तो हम स्वयं निर्णय लेते हैं कि कब चलना है, कहां जाना है और किस दिशा में बढ़ना है। इसके विपरीत रिफ्लेक्स एक्शन में हमें सोचने या निर्णय लेने का अवसर नहीं मिलता। ये स्वतः और तुरंत हो जाती है। वॉकिंग मुख्य रूप से मस्तिष्क अर्थात ब्रेन के नियंत्रण में होती है, जबकि अधिकांश रिफ्लेक्स एक्शंस का नियंत्रण स्पाइनल कॉर्ड द्वारा किया जाता है। जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमारा मस्तिष्क लगातार संतुलन बनाए रखने, दिशा तय करने और आसपास की परिस्थितियों का विश्लेषण करने का कार्य करता है। दूसरी ओर, यदि अचानक कोई गर्म वस्तु हाथ को छू जाए, तो हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। इस स्थिति में मस्तिष्क को निर्णय लेने का समय नहीं दिया जाता। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत तेज होती है क्योंकि इसका उद्देश्य शरीर की सुरक्षा करना होता है, जबकि वॉकिंग सामान्य दैनिक गतिविधि है और अपेक्षाकृत धीमी होती है। एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि रिफ्लेक्स एक्शन मुख्य रूप से शरीर को हानि से बचाने के लिए होती है, जबकि वॉकिंग शरीर की सामान्य गतिविधियों का हिस्सा है। इस प्रकार दोनों प्रक्रियाएं नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रित होती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य, नियंत्रण केंद्र और कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। अब तक हमने न्यूरॉन, साइनैप्स, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क को समझा। अब हम पूरे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की संरचना को समझेंगे। विद्यार्थियों, मानव शरीर का नर्वस सिस्टम एक अत्यंत जटिल और अद्भुत संचार नेटवर्क है, जो शरीर के प्रत्येक भाग को आपस में जोड़कर रखता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न अंगों से जानकारी प्राप्त करना, उसका विश्लेषण करना और उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करना है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम (CNS) और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम (PNS). सेंट्रल नर्वस सिस्टम शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र होता है।
इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं। ब्रेन पूरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो सोचने, सीखने, याद रखने, निर्णय लेने और विभिन्न गतिविधियों का समन्वय करने का कार्य करता है। इसे शरीर का मुख्य नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। दूसरी ओर स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करती है तथा रिफ्लेक्स एक्शंस को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीएनएस शरीर से प्राप्त सूचनाओं को संसाधित करके उचित प्रतिक्रिया तैयार करता है। इसके अतिरिक्त पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह उन सभी नसों से मिलकर बना होता है जो सीएनएस को शरीर के विभिन्न भागों से जोड़ती है। इसे शरीर का संचार नेटवर्क कहा जा सकता है। पीएनएस के अंतर्गत क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती है। क्रेनियल नर्व्स सीधे मस्तिष्क से निकलती हैं और सिर तथा चेहरे के विभिन्न भागों को नियंत्रित करती हैं। वहीं स्पाइनल नर्व्स रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं और शरीर के अन्य भागों तक संदेश पहुंचाती हैं। यदि सीएनएस को किसी देश की सरकार माना जाए तो पीएनएस उस देश की संचार व्यवस्था की तरह कार्य करता है, जो हर सूचना को सही स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। इन दोनों प्रणालियों के संयुक्त कार्य के कारण ही हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सोच पाते हैं, चल पाते हैं और अपने वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया दे पाते हैं। इसलिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम को शरीर का सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण और समन्वय तंत्र माना जाता है। विद्यार्थियों, अब हम शरीर की दो महत्वपूर्ण प्रकार की क्रियाओं को समझेंगे, जिन्हें वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस कहा जाता है। हमारे शरीर में हर समय हजारों गतिविधियां होती रहती हैं, लेकिन सभी गतिविधियां एक जैसी नहीं होती। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा से करते हैं, जबकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बिना हमारी इच्छा और बिना किसी सचेत प्रयास के अपने आप होते रहते हैं। जिन कार्यों को हम अपनी इच्छा और सोच के अनुसार करते हैं, उन्हें वॉलंटरी एक्शंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए चलना, लिखना, बोलना, दौड़ना और ताली बजाना। जब हम इन कार्यों को करते हैं तो हमारा मस्तिष्क पहले निर्णय लेता है, फिर मांसपेशियों को आदेश भेजता है और उसके बाद क्रिया संपन्न होती है। यदि आप कक्षा में खड़े होकर बोलना चाहते हैं तो यह आपका स्वयं का निर्णय होता है। यदि आप दौड़ना चाहते हैं तो भी यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए इन क्रियाओं को ऐच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। इनका नियंत्रण मुख्य रूप से फोरब्रेन द्वारा किया जाता है, जो सोचने, निर्णय लेने और योजना बनाने का कार्य करता है। इसके विपरीत कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर में लगातार चलती रहती हैं, चाहे हम उनके बारे में सोचें या न सोचें। इन्हें इनवॉलंटरी एक्शंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए हृदय का धड़कना, श्वास लेना, भोजन का पाचन, लार का बनना तथा रक्तचाप का नियंत्रण। कल्पना कीजिए कि यदि हर सांस लेने के लिए हमें स्वयं सोचना पड़ता तो शायद हम सो भी नहीं पाते। यदि हृदय को हर धड़कन के लिए आदेश देना पड़ता तो जीवन असंभव हो जाता। इसलिए प्रकृति ने इन आवश्यक कार्यों को स्वचालित बना दिया है। ये क्रियाएं मुख्य रूप से मिडब्रेन और हिंडब्रेन द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखना और जीवन को निरंतर चलाते रहना है। वास्तव में वॉलंटरी एक्शंस हमें अपने वातावरण के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने में मदद करती हैं, जबकि इनवॉलंटरी एक्शंस हमारे शरीर को जीवित रखने वाली आधारभूत प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। दोनों प्रकार की क्रियाएं मिलकर शरीर को संतुलित, सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखती हैं। इसलिए इन दोनों का महत्व समान रूप से अत्यधिक है। विद्यार्थियों, अब हम ह्यूमन ब्रेन का अध्ययन करेंगे, जो पूरे नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अद्भुत अंग है। यदि नर्वस सिस्टम को किसी देश की संचार व्यवस्था माना जाए तो ब्रेन उस देश की राजधानी और मुख्य नियंत्रण केंद्र के समान है। शरीर में होने वाली लगभग हर गतिविधि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, याद रखते हैं और निर्णय लेते हैं, उन सभी के पीछे मस्तिष्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये शरीर के विभिन्न अंगों से लगातार जानकारी प्राप्त करता है, उसका विश्लेषण करता है और फिर उचित प्रतिक्रिया तैयार करता है। इसलिए मस्तिष्क को शरीर का मुख्य समन्वयक कहा जाता है। जब हमारी आंखें किसी वस्तु को देखती हैं, कान कोई ध्वनि सुनते हैं, त्वचा किसी स्पर्श को महसूस करती है या नाक किसी गंध को पहचानती है, तब ये सारी जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचती है। मस्तिष्क इन सूचनाओं को केवल प्राप्त ही नहीं करता, बल्कि उनका अर्थ भी समझता है। इसके अतिरिक्त ये हमारी स्मृतियों को सुरक्षित रखता है, तर्क करने की क्षमता प्रदान करता है, समस्याओं का समाधान करने में सहायता करता है और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मनुष्य अन्य जीवों की तुलना में अधिक विकसित बुद्धि और समझ रखता है। मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है:
फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। प्रत्येक भाग का अपना विशेष कार्य होता है और सभी भाग मिलकर शरीर के नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। सबसे पहले हम फोरब्रेन को समझते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे अधिक विकसित भाग होता है। वास्तव में मनुष्य की उच्च बुद्धिमत्ता का मुख्य कारण यही भाग है। फोरब्रेन सोचने, सीखने, याद रखने, निर्णय लेने और तर्क करने का कार्य करता है। जब आप किसी प्रश्न का उत्तर सोचते हैं, कोई गणितीय समस्या हल करते हैं, भविष्य की योजना बनाते हैं या किसी परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं, तब फोरब्रेन सक्रिय होता है। यह विभिन्न इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को भी समझता है। आंखों से प्राप्त दृश्य, कानों से प्राप्त ध्वनि, नाक से प्राप्त गंध, जीभ से प्राप्त स्वाद और त्वचा से प्राप्त स्पर्श की जानकारी सबसे पहले यहां पहुंचती है। इसके बाद फोरब्रेन उनका विश्लेषण करके तय करता है कि शरीर को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भूख, भावनाएं और इच्छाएं भी इसी भाग से संबंधित होती हैं। इसलिए इसे चेतन विचारों और बुद्धिमत्ता का केंद्र माना जाता है। अब हम मिड ब्रेन की चर्चा करते हैं। ये फोरब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, लेकिन इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह विभिन्न भागों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान कराता है और कुछ अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। विशेष रूप से ये दृश्य और श्रवण संबंधी रिफ्लेक्सेस का समन्वय करता है। उदाहरण के लिए, यदि अचानक तेज प्रकाश आंखों पर पड़े या कोई तेज आवाज सुनाई दे, तो शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इन प्रतिक्रियाओं में मिड ब्रेन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों के बीच एक पुल की तरह कार्य करता है और संचार को सुचारू बनाए रखता है। अब हम हिंड ब्रेन को समझते हैं, जो मस्तिष्क का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इसमें मुख्य रूप से सेरेबेलम, पोन्स और मडला शामिल होते हैं। सेरेबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। जब आप साइकिल चलाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, दौड़ते हैं या किसी वस्तु को उठाते हैं, तब आपकी गतिविधियों में संतुलन और सटीकता बनाए रखने के लिए सेरेबेलम लगातार कार्य करता रहता है। यदि यह भाग सही ढंग से कार्य न करे, तो व्यक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है और उसकी गतिविधियां असामान्य हो सकती हैं। इसलिए इसे शरीर का संतुलन नियंत्रक कहा जाता है। हिंड ब्रेन का दूसरा महत्वपूर्ण भाग मडला है। यह उन जीवनरक्षक क्रियाओं को नियंत्रित करता है जो हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है। हृदय की धड़कन, श्वसन की गति, रक्तचाप का नियंत्रण, लार का निर्माण और उल्टी जैसी क्रियाएं इसी भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी क्रियाएं बिना किसी सचेत प्रयास के अपने आप होती रहती है। हम सो रहे हो या जाग रहे हो, मडला लगातार कार्य करता रहता है और शरीर की आवश्यक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता रहता है। यदि यह भाग कार्य करना बंद कर दे, तो जीवन को गंभीर खतरा हो सकता है। इस प्रकार ह्यूमन ब्रेन केवल एक अंग नहीं, बल्कि शरीर का सर्वोच्च नियंत्रण केंद्र है। इसके विभिन्न भाग अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन सभी मिलकर शरीर की प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित और समन्वित करते हैं। इसलिए मस्तिष्क को मानव शरीर का सबसे जटिल, सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। विद्यार्थियों, हमने अब तक ये समझा कि नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण और समन्वय तंत्र है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इतना महत्वपूर्ण तंत्र स्वयं सुरक्षित कैसे रहता है? वास्तव में नर्वस टिश्यू बहुत ही नाजुक और संवेदनशील होता है। यदि इसमें थोड़ी भी गंभीर चोट लग जाए, तो शरीर की अनेक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं बनाई हैं। सबसे पहले बात करते हैं मस्तिष्क की। हमारा ब्रेन एक मजबूत हड्डी के बने डिब्बे के अंदर सुरक्षित रहता है, जिसे स्कल या क्रेनियम कहा जाता है। ये कठोर हड्डी बाहरी चोटों से मस्तिष्क की रक्षा करती है। इसके अलावा मस्तिष्क के चारों ओर एक विशेष द्रव भरा होता है, जो किसी शॉक अब्जॉर्बर की तरह कार्य करता है। जब सिर पर हल्का झटका लगता है, तो ये द्रव उस प्रभाव को कम कर देता है और मस्तिष्क को नुकसान से बचाता है। इसी प्रकार स्पाइनल कॉर्ड भी सुरक्षित रहती है। ये वर्टेब्रल कॉलम अर्थात रीढ़ की हड्डी के अंदर स्थित होती है। रीढ़ की हड्डी कई छोटी छोटी हड्डियों, जिन्हें वर्टेब्रे कहा जाता है, से मिलकर बनी होती है। ये हड्डियां स्पाइनल कॉर्ड को चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करती हैं और साथ ही शरीर को झुकने और घूमने की लचीलापन भी देती हैं। इस प्रकार मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है, ताकि शरीर की नियंत्रण प्रणाली सुरक्षित रूप से कार्य करती रहे। विद्यार्थियों, अब तक हमने सीखा कि नर्वस सिस्टम सूचनाओं को प्राप्त करता है और संदेश भेजता है। लेकिन क्या केवल संदेश भेज देने से शरीर में गति उत्पन्न हो जाती है? नहीं, वास्तव में नर्वस सिस्टम आदेश देता है,
जबकि उस आदेश को कार्य में बदलने का काम मांसपेशियां करती हैं। जब कोई नर्व इम्पल्स किसी मांसपेशी तक पहुंचता है तो वहां एक विशेष प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले मांसपेशी उस संकेत को प्राप्त करती है। इसके बाद मांसपेशी कोशिकाओं के अंदर मौजूद विशेष प्रोटीन्स अपनी व्यवस्था बदलते हैं। इन प्रोटीन्स की गतिविधि के कारण मांसपेशी के रेशे अर्थात मसल फाइबर्स सिकुड़ने लगते हैं। जब ये रेशे छोटे होते हैं तो मांसपेशी संकुचित होती है और शरीर में गति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी किताब उठाते हैं तो मस्तिष्क हाथ की मांसपेशियों को संकेत भेजता है। मांसपेशियां उस संकेत का पालन करते हुए सिकुड़ती हैं और हाथ ऊपर उठ जाता है। इसी प्रकार चलना, दौड़ना, लिखना, बोलना और वस्तुओं को पकड़ना सभी मांसपेशियों और नसों के संयुक्त कार्य का परिणाम है। यदि केवल मस्तिष्क हो और मांसपेशियां न हो तो शरीर कोई गतिविधि नहीं कर पाएगा। और यदि केवल मांसपेशियां हो लेकिन उन्हें निर्देश देने वाला नर्वस सिस्टम न हो, तब भी गति संभव नहीं होगी। इसलिए शरीर की हर गतिविधि नसों और मांसपेशियों के अद्भुत समन्वय का परिणाम होती है। यही समन्वय हमें सक्रिय जीवन जीने और अपने वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। विद्यार्थियों, अब तक हमने जानवरों में नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया को समझा। लेकिन क्या पौधे भी अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं? इसका उत्तर है हाँ। यद्यपि पौधों में जानवरों की तरह नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क या मांसपेशियां नहीं होती, फिर भी वे अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों को पहचानते हैं और उनके अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। ये बात हमें दिखाती है कि नियंत्रण और समन्वय केवल जानवरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पौधों में भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। पौधे प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, जल, स्पर्श और रसायनों जैसी विभिन्न उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया कर सकते हैं। पौधों में मुख्य रूप से दो प्रकार की गतियां देखी जाती हैं। पहली होती है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स। ये ऐसी गतियां होती हैं जो वृद्धि के कारण नहीं होती। इनका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ममोसा अर्थात छुई मुई का पौधा है। जब इसकी पत्तियों को छुआ जाता है तो वे तुरंत मुड़ जाती हैं। ये प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है और कुछ समय बाद पत्तियां फिर से सामान्य स्थिति में आ जाती है। इसलिए इसे एक रिवर्सिबल मूवमेंट माना जाता है। ये पौधे की संवेदनशीलता को दर्शाता है। दूसरी प्रकार की गतियां ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स कहलाती है। ये पौधे की वृद्धि के कारण होती है और अपेक्षाकृत धीमी होती है। उदाहरण के लिए, पौधे की टहनियां सूर्य के प्रकाश की दिशा में बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की ओर बढ़ना पौधे के लिए भोजन निर्माण में सहायता करता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और स्थायी होती है। एक बार वृद्धि हो जाने के बाद पौधा वापस अपनी पुरानी स्थिति में नहीं लौटता। इसलिए इसे परमानेंट मूवमेंट कहा जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भले ही पौधों में मस्तिष्क या नसें नहीं होती, फिर भी वे अपने वातावरण को महसूस करते हैं और उसके अनुसार उचित प्रतिक्रिया देते हैं। ये प्रतिक्रिया रासायनिक संकेतों और वृद्धि की प्रक्रियाओं के माध्यम से नियंत्रित होती है। इसलिए पौधों में भी नियंत्रण और समन्वय की एक प्रभावशाली व्यवस्था मौजूद होती है, जो उन्हें जीवित रहने और अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने में सहायता करती है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पौधे स्थिर होते हैं और किसी भी उत्तेजना के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति बहुत तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ममोसा अर्थात छुई मुई का पौधा है। आपने देखा होगा कि जैसे ही इसकी पत्तियों को छुआ जाता है, वे तुरंत मुड़कर बंद हो जाती है। यह एक आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया है क्योंकि पौधों में न तो मस्तिष्क होता है और न ही नर्वस सिस्टम। जब पत्तियों को स्पर्श किया जाता है तो सबसे पहले वो स्पर्श एक उत्तेजना के रूप में पहचाना जाता है। इसके बाद सूचना एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया में कुछ विशेष कोशिकाएं बहुत तेजी से अपना जल खो देती हैं। जल की कमी के कारण वे कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और परिणामस्वरूप पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। कुछ समय बाद जब कोशिकाओं में फिर से जल भर जाता है तो पत्तियां अपनी सामान्य स्थिति में लौट आती हैं। ये प्रक्रिया हमें बताती है कि पौधे भी अपने वातावरण के प्रति सजग होते हैं। वे इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स और जल की मात्रा में परिवर्तन का उपयोग करके प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। इसलिए भले ही पौधों में तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती, फिर भी वे अपने आसपास के परिवर्तनों को महसूस करके उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं। विद्यार्थियों, पौधों की अनेक गतियां केवल तत्काल प्रतिक्रिया के कारण नहीं होती, बल्कि उनकी वृद्धि की प्रक्रिया के कारण भी होती है। ऐसी गतियों को मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ कहा जाता है। इन गतियों का आधार पौधे के विभिन्न भागों में होने वाली असमान वृद्धि होती है। जब किसी अंग के एक भाग की वृद्धि दूसरे भाग की तुलना में अधिक या कम होती है,
तो वह अंग एक विशेष दिशा में मुड़ने लगता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण टेंड्रिल्स है। टेंड्रिल्स पतली, लचीली और स्पर्श के प्रति संवेदनशील संरचनाएं होती है जो कई चढ़ने वाले पौधों में पाई जाती है। जब कोई टेंड्रिल किसी सहारे को छूती है तो उसके दोनों ओर की वृद्धि समान नहीं रहती। जिस भाग का संपर्क सहारे से होता है उसकी वृद्धि धीमी हो जाती है, जबकि विपरीत दिशा वाले भाग की वृद्धि तेज हो जाती है। इस असमान वृद्धि के कारण टेंड्रिल धीरे धीरे मुड़ने लगती है और अंततः सहारे के चारों ओर लिपट जाती है। ये प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे समय के साथ पूरी होती है। इस प्रकार पौधा बिना गिराए ऊपर की ओर बढ़ सकता है और अधिक प्रकाश प्राप्त कर सकता है। इसलिए मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ केवल एक गति नहीं है, बल्कि पौधे के जीवन, विकास और अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अनुकूलन है। विद्यार्थियों, अब हम पौधों में होने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया, ट्रॉपिक मूवमेंट्स को समझेंगे। ये पौधों की ऐसी दिशात्मक वृद्धि गतियां होती हैं जो किसी विशेष उत्तेजना के प्रभाव में होती हैं। सरल शब्दों में, जब कोई पौधा प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, जल या रसायनों जैसी किसी उत्तेजना के अनुसार एक निश्चित दिशा में बढ़ता है, तो उसे ट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है। यदि वृद्धि उत्तेजना की दिशा में होती है तो उसे पॉजिटिव ट्रोपिज्म कहा जाता है, और यदि वृद्धि उत्तेजना से दूर होती है तो उसे नेगेटिव ट्रोपिज्म कहा जाता है। ये गतियां पौधों को अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने में सहायता करती है। सबसे पहले बात करते हैं फोटोट्रोपिज्म की। फोटोट्रोपिज्म वो गति है जो प्रकाश के प्रभाव में होती है। आपने देखा होगा कि पौधे की टहनियां और तना हमेशा प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। इसे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। दूसरी ओर जड़ें प्रकाश से दूर बढ़ती हैं, जिसे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। इसका मुख्य लाभ ये है कि पत्तियां अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त कर पाती हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है और पौधे को पर्याप्त भोजन मिलता है। दूसरा प्रकार है जियोट्रोपिज्म। ये गुरुत्वाकर्षण के प्रति पौधे की प्रतिक्रिया है। जड़ें हमेशा पृथ्वी की ओर नीचे बढ़ती हैं, इसलिए उन्हें पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म का उदाहरण माना जाता है। वहीं तना और शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, इसलिए वे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म प्रदर्शित करती हैं। यह व्यवस्था पौधे को मिट्टी में मजबूती से स्थापित करती है और जड़ों को जल तथा खनिज पदार्थों के अवशोषण में सहायता देती है। तीसरा प्रकार है हाइड्रोट्रोपिज्म। ये जल के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया है। जड़ें हमेशा उस दिशा में बढ़ती हैं जहां जल की मात्रा अधिक होती है। यदि मिट्टी के किसी भाग में अधिक नमी मौजूद हो तो जड़ें उसी दिशा में फैलने लगती हैं। ये पौधे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल उसके जीवन, वृद्धि और भोजन निर्माण के लिए आवश्यक है। इसलिए हाइड्रोट्रोपिज्म पौधे को जीवित रहने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। चौथा प्रकार है केमोट्रोपिज्म। ये रासायनिक पदार्थों के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण निषेचन की प्रक्रिया में देखा जाता है। जब परागकण अंकुरित होता है तो उससे बनने वाली पोलन ट्यूब रासायनिक संकेतों के प्रभाव में अंडाशय में स्थित ओव्यूल की ओर बढ़ती है। ये प्रक्रिया सफल निषेचन सुनिश्चित करती है और नए बीजों के निर्माण में सहायता करती है। इसलिए केमोट्रोपिज्म पौधों के प्रजनन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और केमोट्रोपिज्म सभी पौधों को अपने वातावरण के अनुसार सही दिशा में बढ़ने, संसाधन प्राप्त करने और सफलतापूर्वक जीवन चक्र पूरा करने में सहायता करते हैं। ये गतियां ये सिद्ध करती हैं कि पौधे भले ही स्थिर दिखाई देते हों, लेकिन उनके भीतर निरंतर समन्वित और उद्देश्यपूर्ण गतिविधियां चलती रहती हैं। विद्यार्थियों, अब तक हमने देखा कि पौधे विभिन्न उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि पौधों में जब नर्वस सिस्टम नहीं होता तो उनके विभिन्न भागों के बीच समन्वय कैसे स्थापित होता है? इसका उत्तर है केमिकल कोऑर्डिनेशन। पौधे अपने शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष रासायनिक संदेशवाहकों का उपयोग करते हैं, जिन्हें प्लांट हार्मोन्स कहा जाता है। ये हार्मोन्स पौधे के एक भाग में बनते हैं और फिर दूसरे भागों तक पहुंचकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इन्हीं की सहायता से पौधे की वृद्धि, विकास, फूलों का निर्माण, फलों का निर्माण और वातावरण के प्रति प्रतिक्रियाएं नियंत्रित होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि पौधे को अधिक प्रकाश प्राप्त करना है तो कुछ हार्मोन्स उसकी शाखाओं की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। यदि पौधे को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो कुछ अन्य हार्मोन्स उसे जीवित रहने में सहायता करते हैं। इस प्रकार पौधे के विभिन्न भाग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। भले ही पौधों में मस्तिष्क या तंत्रिकाएं न हो, लेकिन प्लांट हार्मोन्स एक प्रभावी संचार प्रणाली का निर्माण करते हैं। इसलिए पौधों में नियंत्रण और समन्वय का आधार मुख्य रूप से रासायनिक संदेशों पर निर्भर करता है,
जो उनके जीवन और विकास को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। विद्यार्थियों, अब हम पौधों के विभिन्न हार्मोन्स का अध्ययन करेंगे जो पौधों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन्स की। ऑक्सिन्स वृद्धि को बढ़ावा देने वाले हार्मोन्स हैं जो मुख्य रूप से पौधे की शीर्ष कलिकाओं अर्थात शूट टिप्स में बनते हैं। इनका मुख्य कार्य कोशिकाओं को लंबा करना और पौधे की वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। फोटोट्रोपिज्म में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब प्रकाश केवल एक दिशा से पड़ता है तो ऑक्सिन प्रकाश वाली दिशा से हटकर छायादार दिशा में एकत्र हो जाता है। वहां की कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं, जिसके कारण पौधे का तना प्रकाश की ओर झुक जाता है। यही कारण है कि पौधे हमेशा सूर्य की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं। ऑक्सिन्स ये टेंड्रिल्स को सहारे के चारों ओर लिपटने में भी सहायता करते हैं। इसके बाद आते हैं जिबरेलिन्स। ये भी वृद्धि को बढ़ावा देने वाले हार्मोन्स हैं। इनका मुख्य कार्य तने की लंबाई बढ़ाना और पौधे की ऊंचाई में वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त ये बीजों के अंकुरण अर्थात सीड जर्मिनेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब बीज अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करता है तो जिबरेलिन्स उसकी वृद्धि प्रक्रिया को सक्रिय करते हैं और नया पौधा विकसित होने लगता है। अब बात करते हैं साइटोकाइनिन्स की। इनका मुख्य कार्य कोशिकाओं का विभाजन अर्थात सेल डिवीजन कराना है। जब पौधे में नई कोशिकाएं बनती हैं, तब साइटोकाइनिन सक्रिय रहते हैं। ये फलों और बीजों के विकास में सहायता करते हैं तथा नए ऊतकों के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। यही कारण है कि ये उन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जहां सक्रिय वृद्धि हो रही होती है। पौधे के स्वस्थ विकास के लिए इनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम एब्सिसिक एसिड ABA को समझते हैं। यह अन्य हार्मोन से भिन्न है क्योंकि यह वृद्धि को बढ़ाने के बजाय उसे नियंत्रित या रोकने का कार्य करता है। इसलिए इसे ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन कहा जाता है। जब पौधे को सूखा, अत्यधिक गर्मी या अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तब ABA सक्रिय हो जाता है। ये पौधे की वृद्धि को धीमा करता है, पत्तियों के मुरझाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और पौधे को कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायता देता है। इसी कारण इसे पौधों का स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। इस प्रकार ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स और ABA मिलकर पौधे की वृद्धि, विकास और अनुकूलन की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं और पौधे के जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। विद्यार्थियों, जिस प्रकार पौधों में प्लांट हार्मोन्स नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं, उसी प्रकार जानवरों और मनुष्यों में भी विशेष रासायनिक संदेशवाहक पाए जाते हैं, जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। ये हार्मोन्स विशेष ग्रंथियों द्वारा बनाए जाते हैं जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। इन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स सीधे रक्त में पहुंच जाते हैं और रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इनका कार्य शरीर की अनेक महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना होता है, जैसे वृद्धि, विकास, ऊर्जा का उपयोग, प्रजनन और विभिन्न अंगों की कार्यप्रणाली। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन नर्वस कोऑर्डिनेशन की तुलना में अपेक्षाकृत धीमी होती है, क्योंकि हार्मोन्स को रक्त के माध्यम से अपने लक्ष्य अंगों तक पहुंचना पड़ता है, लेकिन इसका प्रभाव अधिक समय तक बना रहता है। उदाहरण के लिए, एक नर्व इम्पल्स कुछ सेकंड में समाप्त हो सकता है, जबकि किसी हार्मोन का प्रभाव कई घंटों, दिनों या कभी कभी महीनों तक बना रह सकता है। इसके अतिरिक्त एक ही हार्मोन शरीर के कई अंगों को एक साथ प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि शरीर की दीर्घकालिक प्रक्रियाओं के नियंत्रण में हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार जानवरों में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर कार्य करते हैं और शरीर के नियंत्रण तथा समन्वय को प्रभावी बनाते हैं। हमने अभी सीखा कि जानवरों और मनुष्यों में हार्मोन्स रासायनिक संदेशवाहकों के रूप में कार्य करते हैं। अब हम उस प्रणाली को समझेंगे जो इन हार्मोन्स का निर्माण करती है, जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम विभिन्न विशेष ग्रंथियों का समूह होता है जो हार्मोन्स को सीधे रक्त में छोड़ती है। ये ग्रंथियां किसी नली का उपयोग नहीं करती, इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। रक्त के माध्यम से हार्मोन्स शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं और अनेक महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इस प्रणाली की प्रमुख ग्रंथियों में पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रियास, टेस्टिस और ओवरीज शामिल हैं। प्रत्येक ग्रंथि का अपना विशेष कार्य होता है और प्रत्येक अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का निर्माण करती है। ये हार्मोन्स शरीर की वृद्धि, विकास, ऊर्जा संतुलन, प्रजनन और आंतरिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम शरीर के नियंत्रण और समन्वय की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रणाली है, जो नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर शरीर को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखती है।
अब हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन के बारे में जानेंगे जिसका नाम एड्रेनलिन है। यह एड्रीनल ग्लैंड्स द्वारा स्रावित किया जाता है। एड्रेनलिन को अक्सर आपातकालीन परिस्थिति का हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह शरीर को अचानक आने वाले खतरों या तनावपूर्ण परिस्थितियों के लिए तैयार करता है। कल्पना कीजिए कि आप अचानक किसी खतरनाक जानवर को देख लें या किसी दुर्घटना की स्थिति का सामना करें। ऐसे समय में शरीर को तुरंत कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसी समय एड्रेनलिन रक्त में तेजी से स्रावित होता है। इसके प्रभाव से हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे शरीर के विभिन्न भागों तक अधिक रक्त पहुंचता है। श्वसन दर भी बढ़ जाती है, जिससे अधिक ऑक्सीजन शरीर को प्राप्त होती है। साथ ही रक्त का प्रवाह विशेष रूप से स्केलेटल मसल्स की ओर बढ़ जाता है ताकि मांसपेशियां तुरंत कार्य करने के लिए तैयार हो सकें। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति अधिक सतर्क, अधिक ऊर्जावान और अधिक तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। इसका अर्थ है कि शरीर या तो खतरे का सामना करने के लिए तैयार होता है या उससे बचकर भागने के लिए। ये प्रतिक्रिया हमारे अस्तित्व और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। विद्यार्थियों, अब हम थायरॉक्सिन नामक महत्वपूर्ण हार्मोन का अध्ययन करेंगे। ये थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है, जो हमारे गले के सामने वाले भाग में स्थित होती है। थायरॉक्सिन का मुख्य कार्य शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना है। मेटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है और विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करता है। थायरॉक्सिन ये सुनिश्चित करता है कि शरीर सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का उपयोग कर सके। इसके अतिरिक्त ये शरीर की वृद्धि और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों और किशोरों में सामान्य शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए थायरॉक्सिन अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन इस हार्मोन के निर्माण के लिए एक विशेष तत्व की आवश्यकता होती है जिसे आयोडीन कहा जाता है। यदि भोजन में पर्याप्त आयोडीन न मिले तो थायराइड ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में थायरॉक्सिन नहीं बना पाती। परिणामस्वरूप एक रोग उत्पन्न हो सकता है जिसे गोइटर कहा जाता है। इस रोग में गले के सामने वाले भाग में सूजन आ जाती है और गर्दन असामान्य रूप से बड़ी दिखाई देने लगती है। इसलिए हमारे भोजन में आयोडीन का पर्याप्त होना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार थायरॉक्सिन शरीर के ऊर्जा संतुलन, वृद्धि और सामान्य विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन है और इसका उचित निर्माण स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। अब हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में जानेंगे, जो शरीर की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को अक्सर शरीर की मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि यह कई महत्वपूर्ण हार्मोन्स का निर्माण और नियंत्रण करती है। ग्रोथ हार्मोन का मुख्य कार्य शरीर की लंबाई बढ़ाना, हड्डियों की वृद्धि को प्रोत्साहित करना तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों के विकास को नियंत्रित करना है। बचपन और किशोरावस्था में यह हार्मोन विशेष रूप से सक्रिय रहता है क्योंकि इसी समय शरीर तेजी से बढ़ता है। यदि शरीर में ग्रोथ हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनता है तो व्यक्ति का शारीरिक विकास सामान्य रूप से होता है। लेकिन यदि बचपन में इसकी कमी हो जाए तो शरीर की वृद्धि प्रभावित हो जाती है और व्यक्ति सामान्य ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति को ड्वार्फिज्म कहा जाता है। इसलिए ग्रोथ हार्मोन केवल शरीर की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण शारीरिक विकास और स्वस्थ वृद्धि का आधार भी है। विद्यार्थियों, अब हम उन हार्मोन्स का अध्ययन करेंगे जो हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण अर्थात प्यूबर्टी के दौरान होने वाले परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। ये हार्मोन्स केवल प्रजनन से संबंधित नहीं होते, बल्कि शरीर में अनेक शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों को भी नियंत्रित करते हैं। लड़कों में मुख्य सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, जो टेस्टिस द्वारा स्रावित किया जाता है। इसका मुख्य कार्य पुरुष प्रजनन अंगों का विकास करना और पुरुषों में दिखाई देने वाले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को विकसित करना है। उदाहरण के लिए आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, कंधों का चौड़ा होना और मांसपेशियों का अधिक विकसित होना। ये सभी परिवर्तन टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से होते हैं। दूसरी ओर लड़कियों में मुख्य सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन होता है, जो ओवरीज द्वारा स्रावित किया जाता है। यह महिला प्रजनन अंगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त यह मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करता है और महिलाओं में दिखाई देने वाले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के विकास में सहायता करता है, जैसे शरीर की बनावट में परिवर्तन, स्तनों का विकास और अन्य शारीरिक विशेषताओं का उभरना। प्यूबर्टी के दौरान शरीर में इन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने लगती है,
जिसके कारण किशोरावस्था में अनेक नए परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये परिवर्तन शरीर को वयस्क अवस्था की ओर ले जाते हैं और प्रजनन क्षमता विकसित करते हैं। इसलिए सेक्स हार्मोन्स मानव विकास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण को नियंत्रित करते हैं और शरीर को परिपक्वता की ओर अग्रसर करते हैं। विद्यार्थियों, अब हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन के बारे में जानेंगे जिसका नाम इंसुलिन है। ये पैंक्रियास द्वारा स्रावित किया जाता है और शरीर में रक्त शर्करा अर्थात ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से प्राप्त ग्लूकोज रक्त में पहुंचता है। ये ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, लेकिन यदि इसकी मात्रा रक्त में बहुत अधिक बढ़ जाए तो ये शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसी स्थिति में इंसुलिन कोशिकाओं को संकेत देता है कि वे रक्त से ग्लूकोज को ग्रहण करें और उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करें। इस प्रकार इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को सामान्य स्तर पर बनाए रखता है। यदि शरीर में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में न बने तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो सकता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को अपने रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित रखने के लिए विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। कई मामलों में उन्हें इंसुलिन इंजेक्शंस भी लेने पड़ते हैं। इसलिए इंसुलिन शरीर के ऊर्जा संतुलन और स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हार्मोन माना जाता है। अब हम एंडोक्राइन सिस्टम की एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था को समझेंगे जिसे फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में हर चीज एक निश्चित संतुलन के साथ कार्य करती है। यदि किसी हार्मोन की मात्रा बहुत अधिक हो जाए या बहुत कम हो जाए तो शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। इसलिए शरीर में एक ऐसी स्वचालित प्रणाली होती है जो लगातार हार्मोन्स के स्तर की निगरानी करती रहती है। इसी प्रणाली को फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य शरीर में संतुलन बनाए रखना होता है। इसे हम शरीर का प्राकृतिक नियंत्रण तंत्र भी कह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ब्लड शुगर रेगुलेशन है। जब हम भोजन करते हैं तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इस बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को पहचानकर पैंक्रियास अधिक इंसुलिन का स्राव करता है। इंसुलिन रक्त में मौजूद अतिरिक्त ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने में सहायता करता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल सामान्य स्थिति में लौटता है, पैंक्रियास स्वतः इंसुलिन का स्राव कम कर देता है। इस प्रकार शरीर आवश्यकता के अनुसार ही हार्मोन्स का निर्माण करता है। यदि यह व्यवस्था न हो तो शरीर में अत्यधिक हार्मोन्स बनने लगेंगे और अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए फीडबैक मैकेनिज्म शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने और सभी जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम नर्वस कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के बीच अंतर को समझेंगे। दोनों ही शरीर के नियंत्रण और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली अलग अलग होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में संदेशों का आदान प्रदान न्यूरॉन्स के माध्यम से होता है। इसमें सूचनाएं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। यही कारण है कि यह प्रक्रिया अत्यंत तेज होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी गर्म वस्तु को छू लें तो आपका हाथ कुछ ही क्षणों में पीछे हट जाता है। यह नर्वस कोऑर्डिनेशन का परिणाम है। इसका प्रभाव सामान्यतः अल्पकालिक होता है और यह विशेष कोशिकाओं या अंगों पर कार्य करता है। दूसरी ओर हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में संदेशों का आदान प्रदान हार्मोन्स द्वारा किया जाता है। ये हार्मोन्स रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। क्योंकि इन्हें रक्त प्रवाह के साथ यात्रा करनी पड़ती है, इसलिए इनकी गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। लेकिन एक बार प्रभाव शुरू होने पर यह लंबे समय तक बना रह सकता है। उदाहरण के लिए, शरीर की वृद्धि, यौन परिपक्वता, मेटाबॉलिज्म और प्रजनन जैसी प्रक्रियाएं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन द्वारा नियंत्रित होती है। एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि एक हार्मोन एक साथ कई अंगों को प्रभावित कर सकता है, जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन सामान्यतः किसी विशेष लक्ष्य अंग पर कार्य करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन तत्काल और तेज प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक है, जबकि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन दीर्घकालिक और व्यापक प्रभाव वाली प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। दोनों प्रणालियां मिलकर शरीर को संतुलित, सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इस पूरे अध्याय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। इस अध्याय में हमने जाना कि सभी जीवित प्राणियों के लिए अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को पहचानना और उनके अनुसार उचित प्रतिक्रिया देना कितना आवश्यक है। यदि जीव अपने आसपास की परिस्थितियों को न समझ सके तो उसका जीवित रहना कठिन हो जाएगा। इसलिए नियंत्रण और समन्वय जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है।
हमने देखा कि जानवरों में ये कार्य मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा किया जाता है। नर्वस सिस्टम हमें त्वरित प्रतिक्रियाएं देने में सहायता करता है। न्यूरॉन्स, रिसेप्टर्स, साइनैप्सेस, रिफ्लेक्स एक्शंस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और तुरंत निर्णय लेने में सहायता करते हैं। दूसरी ओर हार्मोन्स शरीर की दीर्घकालिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वृद्धि, मेटाबॉलिज्म, प्रजनन, ऊर्जा संतुलन और अनेक अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के माध्यम से नियंत्रित होती है। हमने ये भी समझा कि पौधों में नर्वस सिस्टम नहीं होता, फिर भी वे अपने वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स, प्लांट हार्मोन्स और विभिन्न वृद्धि संबंधी प्रतिक्रियाएं पौधों को प्रकाश, जल, गुरुत्वाकर्षण और अन्य उत्तेजनाओं के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने में सहायता करती है। इस अध्याय से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि चाहे पौधे हो या जानवर, प्रत्येक जीव के भीतर नियंत्रण और समन्वय की एक प्रभावशाली व्यवस्था मौजूद होती है। यही व्यवस्था उन्हें अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठाने, अपने अंगों का सही संचालन करने, वृद्धि करने, प्रजनन करने और जीवित रहने में सहायता करती है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन को व्यवस्थित, सुरक्षित और सफल बनाने वाली आधारभूत शक्ति है। वास्तव में यही व्यवस्था सभी जीवों को बदलती हुई दुनिया में जीवित रहने और निरंतर आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करती है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।